हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिनव क्लासेस लखनऊ। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th की इंग्लिश सब्जेक्ट के एक छोटी सी पोएम है, डस्ट ऑफ स्नो। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, शॉर्ट पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई है। इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं यूपी बोर्ड में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो चलिए उसमें एक एक नंबर के होते हैं, चलिए देखते हैं इनको और इनको पढ़ते जाइए, इनको सॉल्व करते जाइए और उसके बाद इसको जो है अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करते जाइए। चलिए पहला क्वेश्चन आ गया, हु शूक द हेमलॉक ट्री। जो इस पोएम में जो कि पहले ही स्टेंजा में आया है, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। तो इसमें जो पोएट होता है वो किसी हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजर रहा होता है, उसके ऊपर कुछ गिरता है। यानी क्या था, सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो उसके ऊपर गिरते हैं, तो वहीं से क्वेश्चन लिया गया है, हु सूक द हेमलॉक ट्री। यानी सूक मीन्स होता है कह सकते हैं हिलाना। तो ऐसी क्या चीज होती, ऐसा कौन व्यक्ति होता है जो उस ट्री से गिराता है पॉइंट के ऊपर। तो चलिए देखते हैं वो क्या व्हाइट होता है, या क्रो होता है, या आ स्क्वायरल होता है, द विंड होता है। तो चलिए इसका आंसर करिए फटाफट। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस स्टेंजा में भी क्रो का जिक्र आया है, तो इसमें कौन है, क्रो है ना। द वे आ क्रो पहली ही लाइन में आया है, तो इसको इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्रो। तो चलिए इस तरीके से और भी क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज में। आपके 10 क्वेश्चन हैं, ये आ गया। तो चलिए देखते हैं, व्हाट फेल फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री जिसको धतूरे का पेड़ मानते हैं इस पोएम में, जो कि एक जहरीला पॉइजनस सॉरी ट्री है। तो चलिए देखते हैं कि उसमें हेमलॉक ट्री से क्या गिरता है, क्या लीव्स गिरती हैं, या फ्लावर्स गिरते हैं, या डस्ट ऑफ स्नो गिरते हैं, या फ्रूट्स गिरते हैं। तो चलिए आंसर करिए। तो जैसा कि पोएम में ही पहले स्टेंजा में इसका जिक्र आया है और पोएम का नेम भी है डस्ट ऑफ स्नो। तो हेमलॉक ट्री से क्या सूक डाउन होता है, डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ ट्री इज अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री किस टाइप का पेड़, फ्रूट बेयरिंग ट्री है, या पॉइजनस ट्री विद स्मॉल वाइट। यहाँ पे थोड़ा सा छिप रहा है, तो थोड़ा वाइट फ्लावर्स। चलिए अब ठीक हो जाए, दिखेगा। और इसका थर्ड जो ऑप्शन है क्या है, आ वेरी टाल पाइन ट्री है, या आ होली ट्री। तो चलिए इसका आंसर करिए। जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया था, अब पॉइजनस ट्री है विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स। यानी ये जो पेड़ है ये खतरनाक है कह सकते हो, जैसे कि आप जानते ही धतूरे का पेड़ खतरनाक होता है हमारे लिए। तो ये भी इसका जो है आंसर है, हमारे ख्याल से बी ही होना चाहिए। चलिए देखिए चेक। जी हाँ, बी ऑप्शन है इसका, क्लियर है। कोई डाउट हो आप जो है मैसेज करके भी बता सकते हैं, कहाँ पे कोई कोई समस्या अगर आ रही है आपको। ये कुछ
लाइन कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है। चलिए एडजस्ट हो जाएगा अब। इसमें क्या है? व्हाट वाज द स्टेट ऑफ पोएट्स माइंड एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम। इसमें पूछा जा रहा है कि पोएट के स्टार्ट में, यानी इस पोएम में जो पोएट के मन में क्या चल रहा होता है। वेरी हैप्पी होता है, या फुल ऑफ एक्साइटमेंट होता है, या डिप्रेसिव एंड शाहरुख कंफ्यूज था। चलिए आंसर करिए। जैसा कि आप जानते हैं कि पोएट पहले एक स्ट्रेस में था, है ना। इसका इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी होना चाहिए। डिप्रेसिव एंड शाहरुख वो किसी बात को लेके चिंतित था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और इसको थोड़ा सा फुल स्क्रीन कर देते हैं। ठीक है, क्या है? व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट। यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या प्रस्तुत करना चाहता है इस पोएम में? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन की तरफ। हीलिंग पावर ऑफ नेचर, या पार्टिकल्स ऑफ सैंड, या कोल्ड वेदर, या शारो। चलिए इसका आंसर क्या होगा? हीलिंग पावर ऑफ नेचर। जी हाँ, यही यही ऑप्शन सही होना चाहिए। हीलिंग पावर ऑफ नेचर, क्योंकि इसके डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं पॉइंट के ऊपर गिरते हैं, तो जैसे कि काफ़ी लंबे समय से अपना दिन का काफ़ी हिस्सा दुख में व्यतीत कर चुका होता है, लेकिन डस्ट पार्टिकल के ऊपर गिर जाने से तो उसकी जो जो माइंड सिचुएशन थी वो चेंज हो जाती है। तो क्या हो जाता है? हीलिंग पावर ऑफ नेचर, यानी नेचर हमें आ, जो कुछ भी हमारे साथ कुछ एक्टिविटी करती है तो इससे जो है दुख को भी चेंज कर सकती है। कहने का मतलब ये है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी हाँ, आ गया। व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज। इसमें पोएट का कहने का क्या मीन्स है ना, क्या कहना चाहता है, उसका क्या मतलब है? तो देखते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर। ही फिनिश्ड हिज वर्क अर्ली। वो ये चाहता है कि अ, इसमें काम उसने फिनिश कर लिया था, या ही स्टॉपेड हिज डे फ्रॉम बीइंग। थोड़ा सा यहाँ पे कट भी रहा है इसको। चलिए इतना कर लेते हैं। ठीक। अब ये तो हो गया पहली लाइन। सेकंड ऑप्शन को देख लेते हैं। सी स्टॉपेड हिज डे फ्रॉम बीइंग कंप्लीटली वेस्टेड इन सैडनेस। बिल्कुल यही इसका आंसर होना चाहिए। ही सेव्ड मनी दैट डे, इसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। ही स्लेप्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, ये भी इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं। क्या होता है कि सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे। बिल्कुल यहाँ पे क्या है कि जैसे कि उसका दुख में दिन का काफ़ी हिस्सा बर्बाद हो चुका था, जो कि डस्ट पार्टिकल्स के गिरने से उसकी जो माइंड सिचुएशन होती है वो चेंज हो जाती है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही स्टॉपेड हिज डे फ्रॉम बीइंग कंप्लीटली वेस्टेड इन सैडनेस, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आंसर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। विच वर्ड इन द पोएम मीन्स द सेम एज हेल्ड इन रिग्रेट। चलिए इसका आंसर करिए। हेल्ड इन रिग्रेट, इसका ऑप्शन सूख या रूड हो सकता है,
या सेव हो सकता है। थोड़ा सा ही बड़ा करना चाह रहे थे। चलिए, कोई बात नहीं। तो आंसर करिए, इसका क्या हो जाएगा। यहाँ पे हेल्ड इन रिग्रेट। तो यहाँ पे सेम जो सिमिलर मीनिंग इसकी आएगी वो रीड हुई होगी, है ना, र्यूड होगी। तो को इसको हिलाना होता है, सेव्ड ये भी नहीं होगा। ठीक है। और ये पार्ट भी नहीं होगा। ये र्यूड होगा, इसका मीन्स होता है जैसे एक खेद प्रकट करना। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, 7 का बी हो जाएगा। तो चलिए, इन बच्चों इन क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख लीजिए और एग्जाम के टाइम आपको रिवीजन करने के काम आएगा। तो आप जानते हैं आपके सिलेबस में है एमसीक्यूज जो है 20 क्वेश्चन रहते हैं। तो उस हिसाब से क्वेश्चन आपको तैयार करके चलने हैं। देखते हैं, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री आर जनरली कंसीडर्ड एज सिंबल ऑफ। इसमें जो क्रो है वो हेमलॉक ट्री, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री आर जनरली कंसीडर्ड एज सिंबल्स ऑफ। यानी यहाँ पे जो क्रो है और हेमलॉक ट्री है, ये किस टाइप से आप, कौन सा जो है किसका ये सिंबल बनते हैं कि ये गुड लक का है, हैप्पीनेस का है, या इनस्पिशियसनेस, या ग्लूम का है, या ब्रेवरी का है। तो यहाँ पे इसका क्या आंसर हो सकता है। चलिए आंसर करिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है आपको टफ पड़ेगा, थोड़ा सा। अरे, आंसर भी दिख गया है। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा कट रहा है। ठीक। तो इसमें सी ऑप्शन जैसा कि दिख भी गया है ना, इनऑस्पिशियसनेस, यानी, लेकिन यहाँ पे जो ग्लूम का जो सेंस है वो है उदासी, है ना, या इन ऑस्पिशियसनेस मीन्स भी यहाँ पे उदासी या दुख, सैडनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ये सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये होने वाला है। इसको समझना है आपको, ये जो है आपको और भी वह में ये काम आएगा, क्योंकि इसमें पूछा ही गया है ऐसा कुछ, राइम स्कीम पूछी गई। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। तो यहाँ पे राइम स्कीम क्या है, तो जैसे जब तक आप इस पोएम को पढ़ोगे नहीं तो आपको राइम स्कीम पता भी नहीं चलेगी। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हम पोएम को भी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने इसके साथ जो है ऐड कर रखा है। ये देखिए, थोड़ा सा छोटा भी कर लेते हैं, क्लियर रहे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि द वे अ क्रो, यहाँ पे क्रो राइम स्कीम में लास्ट के वर्ड को देखते हैं। और ऑप्शन आप चेक करिएगा, सूप डाउन ऑन मी, यानी क्रो और मी, इसका सेम जो है राइम नहीं बन रहा है। द डस्ट ऑफ स्नो, यानी यहाँ पे क्रो, ये ए हो गया, ये भी ए हो गया। ठीक है, फिर सूप डाउन ऑन मी, यहाँ पे मी आया। फ्रॉम आ हेमलॉक ट्री, ट्री और मी यहाँ पे दो वर्ड दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो इसको अगर हम देख लें तो ये आपका बी हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा बी, क्योंकि क्रो का और स्नो का जो है सेम प्रोनाउंसिएशन है, और यहाँ पे मी और ट्री का भी सेम है। तो इस तरीके से देखते हैं, ए बी, ए बी। तो ए बी ए बी, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो राइम स्कीम कोई कठिन नहीं होता है, इसको समझ लेंगे और ये
किसी और भी फाइल में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये अक्सर पूछता रहता है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये हमारी आज की सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जी हाँ। देखते हैं, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। इसका जो सेंट्रल आइडिया क्या हो सकता है? नेचर इज वेरी डेंजरस, क्या ये प्रेजेंट करता है? या क्रो आर ब्यूटीफुल बर्ड्स, क्या ये रिप्रेजेंट करता है? या इवन स्मॉल नेचुरल इंसिडेंट्स कैन चेंज आवर मूड एंड पर्सपेक्टिव? या वी शुड अवॉइड हेमलॉक ट्री? बताइए क्या आंसर हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं, नेचर इज वेरी डेंजरस, क्या नेचर नेचर हमारे लिए बहुत डेंजरस है? या क्रो आर ब्यूटीफुल बर्ड्स, या क्रो एक ब्यूटीफुल बर्ड होता है, ये इसका मीन्स था, यहाँ सेंट्रल आइडिया था। या इवन स्मॉल नेचर इंसिडेंट कैन चेंज, यानी नेचर का कोई स्मॉल इंसिडेंट्स भी हो तो वो क्या कर सकता है, कैन चेंज आवर मूड, हमारे मूड को चेंज कर सकता है, एंड पर्सपेक्टिव, यानी हमारे साथ जो पीछे पहले से जो हमारे ऊपर हावी हो तो उसको भी बैक कर सकता है। तो यहाँ पे आंसर ये सी होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी आज की सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो गया है, इसका भी सी आंसर था। तो ऐसे ही डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, इनको लिखते जाइए और इनको मेमोराइज करते रहिए, और हम चाहेंगे कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा करें और बहुत अच्छे मार्क्स लाएं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, और जैसा कि लास्ट में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।